Hello everyone. In today's video, we are going to discuss the last topic of unit number 3, that is registration and dissolution of the firm. So last lecture में हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सारे मेजर कंसेप्ट कवर कर लिए थे. सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा था इंडियन पार्टनरशिप का, which was consequences of the dissolution. तो वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे. So I am CS Ishika Agrawal and without further ado, let's start our video. So guys, dissolution of the रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में हमने पढ़ लिया था. अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे. ये सारे टॉपिक्स हमारे अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, about the registration of firm, about the dissolution of the firm and modes of dissolution of the firm. यहाँ तक हमारा हो चुका था. हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जो कवर करता है सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55 तक. तो अभी एकदम आराम से बैठ जाओ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. हार्डली 30 to 45 मिनट्स में, हार्डली लाइक 30 मिनट्स में आई ट्राई टू कवर. बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म सेक्शन 45 to 55. बहुत ही कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ जाने वाला है. और ये एक्सप्रेशन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी टीचर से नहीं मिलेगा. तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, बिना इधर उधर ध्यान लगाए, बिना नोटिफिकेशंस और व्हाट्सएप इंस्टा चलाए. ओके, सो लास्ट टॉपिक बचा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन. इसमें बेसिकली हम लोग कौन कौन सा सेक्शन पढ़ने वाले हैं? सेक्शन 45, 46, 47 फुद्दू सेक्शन है, 48 छोटा सा सेक्शन है एंड 49 एंड योर चैप्टर इज एंड. तो आप बोलोगे मैम वैसे तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 45 to 55 में कवर है, बट आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 49 तक पढ़ना है. सो बेसिकली हमें यहाँ पर 5 सेक्शन पढ़ने हैं, 45, 46, 47, 48, 49. 5 सेक्शन हमें पढ़ने हैं फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ICAI सिलेबस. ओके, तो चलिए हमने पढ़ लिया था पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप बनाते कैसे हैं और पार्टनरशिप डिसॉल्व कब कब होती है. तो हम पढ़ चुके डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना, नक्की करना, बंद करना. अब हमें नहीं करना है धंधा, हमें नहीं करनी है पार्टनरशिप, हम अपने पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन. अब उस डिसोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, डिसोल्यूशन के होने से और क्या क्या होगा. सबसे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 45, जो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करता है. तो जैसा कि आपको पता है, एक फर्म में कुछ भी होता है, अगर कोई पार्टनर छोड़ करके जाता है, रिटायर होता है या फर्म डिसॉल्व होती है, तो हमें पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. यानी हमें पब्लिक में, गांव में ढिंडोरा पिटवाना होता है कि हमारी फर्म बंद हो रही है, हमारी फर्म बंद हो रही है, हमारी फर्म बंद हो गई. और जब तक हम पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं, तब तक हम थर्ड पार्टी को सारे कामों के लिए लायबल होते हैं. तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, भले ही फर्म डिसॉल्व हो गई है, लेकिन जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते, तब तक पार्टनर्स लायबल होंगे. एग्जाम्पल, आज के दिन पे 3 दिसंबर को फर्म जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया. 3 पार्टनर्स थे XYZ. अब डिसॉल्व हो गई फर्म, लेकिन अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं हुआ है. Z ने इस बीच जाके बैंक लोन ले लिया 1 करोड़ का. आपको पता है इस 1 करोड़ के लोन के को देने के लिए XYZ तीनों लायबल होंगे, प्रोवाइडेड Z ने ये लोन फर्म के नाम पे लिया. तो फर्म के नाम पे तो लिया ना, अब बैंक क्यों बेचारा, थर्ड पार्टी को थोड़ी पता है कि ये फर्म डिसॉल्व हो चुका है, क्योंकि फर्म ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया. तो यहाँ थर्ड पार्टी को तो पता ही नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो वो क्यों 1 करोड़ का नुकसान बेयर करेगा. ये लोन फर्म के नाम से लिया गया था, बिल्कुल जो फर्म है वो इस 1 करोड़ को लोन के रीपे करने के लिए लायबल होगी. यानी X, Y और Z तीनों इस 1 करोड़ के लोन को रीपे करने के लिए लायबल होंगे. तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अभी हमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो जब तक कोई भी पार्टनर या फर्म पब्लिक नोटिस नहीं दे देती, तब तक सारे पार्टनर्स उस फर्म के नाम पे जो भी एक्ट होंगे, उन सारे एक्ट के लिए सारे पार्टनर्स लायबल होंगे. लेकिन अगर कोई पार्टनर की डेथ हो चुकी है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है या कोई स्लीपिंग पार्टनर रिटायर हो चुका है, तो वो लायबल नहीं होंगे. क्या बोला मैंने? पहले मैंने बोला कि अगर फर्म डिसॉल्व होती है, तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देते, तब तक के सारे काम के लिए सारे पार्टनर्स लायबल होंगे. लेकिन अगर कोई पार्टनर मर चुका है तो उसका एस्टेट लायबल नहीं होगा, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो वो लायबल नहीं होगा, और अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर रिटायर हो चुका है तो वो भी लायबल नहीं होगा. क्यों? लॉजिकल है. एक पार्टनर की डेथ के बाद उसकी फर्म की सारी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू नहीं रहती है. ये हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. और इंसॉल्वेंट जैसे ही कोई पार्टनर हो जाता है, उसकी सारी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो लायबल हो ही नहीं सकता. और एक स्लीपिंग पार्टनर यानी जो
एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब बाहर वाले किसी भी लोगों को पता ही नहीं है कि वो पार्टनर भी है, वो रिटायर हो गया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो पार्टनर भी है, वो तो स्लीपिंग पार्टनर था, तो वो भी लायबल नहीं होगा। तो इसका कंक्लूज़न ये आता है कि जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक के काम के लिए सारे पार्टनर्स लायबल होंगे, पर जिसकी डेथ हो चुकी है, जो इंसॉल्वेंट हो चुका है और जो स्लीपिंग पार्टनर रिटायर हो चुका है, वो लायबल नहीं होंगे। अब ये जो नोटिस देना है, ये कौन देगा? कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है। इस एनालिसिस में जो मैंने अभी समझाया वही सेम टू सेम लिखा हुआ है, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल ये सेम एग्ज़ाम्पल मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। एक सेक्शन हमारा हो गया है। दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 46 जो बात करता है कि अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, तो उसके बाद क्या हम उसको वाइंड अप कर सकते हैं? द आंसर इज़ येस। अब आपको क्वेश्चन आएगा मैम वाउंड अप का मतलब क्या होता है? वाउंड अप मतलब जो फर्म को बंद करने के लिए जो काम-वाम करने पड़ते हैं ना, जैसे असेट्स बेचना पड़ता है, लायबिलिटीज़ पे ऑफ करनी पड़ती है, पूरा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, इन सारे कामों को बोलते हैं वाइंड अप करना। जैसे मान के चलो अगर हम अपना घर चेंज कर रहे हैं, तो ये घर हमें छोड़ना है, तो ये घर छोड़ना है, तो अब ऑफ़िशियली हमने लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि हम ये घर छोड़ रहे हैं, तो डिसॉल्व हो गया। उसके बाद वाउंड अप भी तो करना पड़ेगा ना, मतलब अल्टीमेटली अपना पूरा सामान-वामान पैक करके यहाँ से ले जाना पड़ेगा। तो वही वाली बात हो गई कि फर्म एक बार मान के चलो हमने डिसाइड कर लिया आज की डेट से फर्म बंद, 3 दिसंबर की डेट से फर्म बंद। लेकिन अब हमें फर्म में इतनी सारी एसेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक्स, डेटर्स, इतनी सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, लोन, ये कैपिटल होता है, तो वो सबको भी तो नक्की करना पड़ेगा ना, मतलब जो भी अपनी कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स होती हैं, उनको पूरा खत्म करना पड़ता है। उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप करना। तो यहाँ पर एक बात बोला गया कि भले ही फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, उसके बाद भी पार्टनर्स जो हैं, उनके पास राइट होता है कि वो फर्म को वाउंड अप कर दें। वाउंड अप कर दें यानी पहले तो एसेट्स बेच करके जो बाहर वाली उधारी है, वो चुकाएँगे, यानी एसेट्स पूरी सेल ऑफ करेंगे। फिर आउटसाइड लायबिलिटीज़ जितनी है, वो सारी पे ऑफ करेंगे। सॉरी। फिर क्या करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल वापस करेंगे, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया था बिज़नेस में, उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाता है, तो वो हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाँट देंगे। यानी सब कुछ खत्म करेंगे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल पूरा नक्की करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। तो यहाँ पर एक बात बोल दी गई सेक्शन 46 में, क्या? कि every partner is entitled to have the property applied in the payment of debt and liabilities and to have any surplus distributed among themselves मतलब भले ही फर्म डिसॉल्व हो गई उसके बाद भी पार्टनर्स जो है वाउंड अप कर सकते हैं वाउंड अप कर सकते हैं मतलब पार्टनर्स जो हैं वो फर्म की असेट को बेच करके आउटसाइड लाइबिलिटीज चुकाएंगे और फिर आउटसाइड डेट्स और लाइबिलिटीज चुकाने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ऐसा उनके पास राइट है इवन फर्म डिसॉल्व होने के बाद भी तो इससे हमारा 2 सेक्शन कंप्लीट होता है, सेक्शन 45 और सेक्शन 46। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 47 जो बात करता है कि क्या फर्म पार्टनर्स के काम के लिए लायबल होगी? तो यहाँ पर एक बात बोल दिए हैं कि जब तक एक यहाँ पर एक बात बोल दी गई कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शंस बिगन बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ ट्रांजेक्शन पेंडिंग रह जाते हैं। तो मान के चलो हमने एक ऑर्डर ले लिया था, हमारा जूते का फैक्ट्री है, जूते का काम था, एक्स वाई ज़ेड की फर्म थी और हमने एक ऑर्डर ले लिया था, कब? 1 दिसंबर को कि हम 100 जूते डिलीवर करेंगे। कब करेंगे? 15 दिसंबर को हम जूते डिलीवर करने वाले थे। उसी बीच हुआ क्या? 3 दिसंबर को हमारी फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। तो अब आप बोलोगे डिसॉल्व हो गई, तो क्या पार्टनर्स के सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ खत्म हो गए? यहाँ पर बोला गया 2 चीज़ों के लिए अभी वो स्टिल फर्म को अपने एक्ट से बाइंड कर सकते हैं। पहला, अगर कोई काम था जो पेंडिंग था, वो कंप्लीट करने के लिए उनकी राइट्स एंड लायबिलिटी सेम होगी। मतलब उनको कंप्लीट किया जा सकता है, हम यही मानेंगे कि फर्म अभी डिसॉल्व नहीं हुई है। समझ में आया? तो यहाँ पर बोला गया कि स्टिल पार्टनर्स के पास फर्म को बाइंड करने की लायबिलिटी है, दूसरे पार्टनर्स को रियली सॉरी स्टिल भले ही फर्म डिसॉल्व हो गई, उसके बाद भी पार्टनर्स जो हैं अपने काम से दूसरे पार्टनर्स को और फर्म को बाइंड कर सकते हैं
2 कामों के लिए। पहला क्या, वाइंड अप करने के लिए, दूसरा जो ऐसे ट्रांज़ैक्शंस हैं डिसॉल्व होने के पहले चालू हो चुके थे बट कंप्लीट नहीं हो पाए तो उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपका कोई पेंडिंग काम है तो उसको कंप्लीट करोगे ना आप। आपने कोई हाथ में काम ले लिया, तो उसको तो आप कंप्लीट करोगे ना, भले फर्म डिसॉल्व हो गई है। तो आपने एक पेंडिंग काम हाथ में ले लिया था जूते डिलीवर करने का और डिलीवर करने से पहले फर्म डिसॉल्व हो गई, तो उसको तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर बोला गया 2 कामों के लिए पार्टनर अभी भी क्या कर सकते हैं, अपने काम से अपने 2 कामों के लिए फर्म को और दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं। पहला वाइंड अप करने के लिए, वाइंड अप मतलब वही असेट्स लायबिलिटी बेच करके नक्की करना, पूरे असेट्स लायबिलिटी खत्म करना। वाइंड अप करने के लिए दूसरा टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड ट्रांज़ैक्शन। इन 2 चीज़ के लिए पार्टनर्स अभी भी म्यूचुअली लायबल होंगे और वो फर्म को अपने एक्ट से बाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है सेक्शन 47 में, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, भले ही फर्म डिसॉल्व हो गई है, द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म, मतलब पार्टनर इन 2 कामों से फर्म को बाइंड कर सकता है, फर्म को मानना पड़ेगा। एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, म्यूचुअल एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर मतलब इन दोनों कामों से हर पार्टनर एक दूसरे को म्यूचुअली बाइंड कर सकता है, मतलब अभी भी उनका म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल वैलिड रहेगा इन दोनों कामों को लेके। इट शैल कंटिन्यू, किसको लेकर के, टू वाइंड अप द अफेयर्स, नंबर 1 टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म, नंबर 2 टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन। समझ में आया? हाँ, बट इसमें एक बात लिखी हुई है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर के काम के लिए फर्म लायबल नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया कि भले ही फर्म डिसॉल्व हो चुकी हो उसके बाद भी पार्टनर अगर ये दोनों काम करता है, तो पार्टनर के एक्ट के लिए क्या फर्म लायबल होगा? द आंसर इज यस, फर्म लायबल होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बोल दी गई कि भैया अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म लायबल नहीं होगा। ये एक एक्सेप्शन है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म लायबल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर प्रोवाइडेड एट करके एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि फर्म इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टनर हु इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। ऐसा पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो चुका है उसके काम के लिए फर्म लायबल नहीं होगा। इसका भी एक और फर्दर एक्सेप्शन है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट वाले पार्टनर का नाम यूज करके एक्ट करता है तो फिर वो इंसॉल्वेंट पार्टनर के काम के लिए लायबल होगा। मान के चलो ये पार्टनर ए है और ये पार्टनर बी है। पार्टनर बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब ये जो दूसरा पार्टनर है ए, ये बी का नाम यूज करके कोई एक्ट कर रहा है, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो अब उस केस में ए जो है वो बी के बिहाफ में भी लायबल होगा। समझ में आया? वैसे तो इंसॉल्वेंट पार्टनर के काम के लिए कोई दूसरा लायबल नहीं होता है, फर्म लायबल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट वाले का नाम यूज करके कोई काम करेगा, तो उसके लिए वो पार्टनर जरूर लायबल होगा। उसकी लायबिलिटी कहीं नहीं जाएगी, उसकी लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी, वो लायबल होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन हु हैज आफ्टर द एडजुडिकेशन रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंट। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि अरे मैं उस इंसॉल्वेंट बंदे की पार्टनर हूँ, उसके बाद मैं कोई ट्रांजेक्शन में एंटर कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं लायबल होंगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है, मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। सेक्शन 47 में ये बोला हुआ है कि भले ही फर्म डिसॉल्व हो गई है, उसके बाद भी पार्टनर्स अगर ये दोनों काम करते हैं, पहला वाइंड अप करते हैं अफेयर्स को, दूसरा अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो इन दोनों काम से वो सारे पार्टनर्स को भी बाइंड करेंगे और फर्म को भी बाइंड करेंगे। बट एक इंसॉल्वेंट पार्टनर अपने काम से फर्म को बाइंड नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर कोई दूसरा पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम यूज करके कुछ करेगा, तो वो लायबल होगा। ये मैंने आपको 2 मिनट में पूरा का पूरा सेक्शन 47 जो है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करवा दिया। तो इसी तरह से प्यारे तरीके से हमारा सेक्शन 45, 46, 47 हो गया है। 2 छोटे-छोटे सेक्शन बचे हैं, सेक्शन 48 और सेक्शन 49। सेक्शन 48 में क्या लिखा है, मोड ऑफ सेटलमेंट लिखा हुआ है। अब आपको मैंने ये तो बोल दिया कि फर्म डिसॉल्व हो गई, तो अब हमें सारे असेट्स बेच के सारी लायबिलिटीज चुकानी होंगी, सारी उधारी चुकानी होंगी, और अगर कुछ उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बच जाता है, तो वो हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर कैसे? कैसे? अगर लॉस होता है, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? क्या उसका पैसा हम प्रॉफिट से देंगे, पिछले सालों के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से देंगे, या फिर पार्टनर्स के कैपिटल से देंगे, कि पार्टनर्स अपने घर से पर्सनली लेके आएँगे? तो यूजुअली इसके लिए हम लोग पार्टनरशिप के अग्रीमेंट को रेफर करते हैं। तो अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है कि सेटलमेंट कैसे करना है, लॉस कैसे देना है, प्रॉफिट कैसे देना है, तो हम उस अग्रीमेंट को फॉलो करते हैं। बट अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो उस केस में हम सेक्शन 48 को फॉलो करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि
वाइंडिंग अप कैसे करना है, असेट लाइबिलिटीज कैसे करना है सेटल, सब कुछ इसके लिए हम लोग किसको रेफर करते हैं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट को। अगर सारे पार्टनर्स ने आपस में अग्रीमेंट करके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ डिसाइड किया है तो हम उसको फॉलो करेंगे। बट उन्होंने कुछ भी अगर डिसाइड नहीं किया है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम इस तरह से वाइंडिंग अप करेंगे सेक्शन 48 को फॉलो करके। तो सेक्शन 48 क्या बोलता है कि अगर आपको कोई लॉस है, कोई नुकसान है, कोई डेफिशिएंसी है या कैपिटल की डेफिशिएंसी, मतलब कुछ भी नुकसान आ रहा है, फर्म की तरफ से कोई भी पैसा देना है, कुछ भी लॉस हो रहा है, तो उस डेफिशिएंसी का पैसा कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले हम देंगे उसको प्रॉफिट से, और अगर प्रॉफिट भी कम पड़ जाता है तो उसको हम देंगे पार्टनर्स के कैपिटल से, और अगर पार्टनर्स का कैपिटल भी कम पड़ जाता है तो फिर वो पर्सनली अपने घर से, अपना घर बार, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके फर्म की लॉस को चुकाएंगे। समझ में आया? जैसे मान के चलते हैं कि फर्म को मान के चलो 1 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है? और मान के चलते हैं अभी हमारे पास टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, 20,000, लेट्स से 20,000, और मान के चलो 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, राइट? तीनों का कैपिटल कितना है, 10,000, 20,000 और 30,000, लेट्स से, ठीक है? अब हमें 1 लाख का नुकसान हो गया है, तो ये नुकसान की भरपाई हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस प्रॉफिट को यूज़ करेंगे। प्रॉफिट को यूज़ कर लिया 20,000, अरे बाप रे! अभी भी नुकसान बचा है। 20,000 प्रॉफिट यूज़ कर लिया, अभी भी 80,000 का नुकसान बचा है। तो अब हम इनके कैपिटल से लाएँगे कि आपका कैपिटल लग गया, तो तीनों का कैपिटल भी अगर मिला दें 30,000, 20,000, 10,000 कितना हुआ, 30, 40, 50, 60, 60,000 हमने उनके कैपिटल से इस लॉस को भरपाई कर दी। अभी भी 20,000 का लॉस बचा हुआ है। तो अब इस 20,000 के लॉस को पे करने के लिए हम तीनों पार्टनर्स को बोलेंगे आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने घर से, अपना घर-बार बेच के, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से आप ये 20,000 का लॉस चुकाइए। क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो आपको समझ में आया कि लॉस की भरपाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्रॉफिट को, और अगर प्रॉफिट भी कम पड़ जाता है तो उसके बाद हम लाएँगे पार्टनर्स का कैपिटल, और अगर पार्टनर्स का कैपिटल भी कम पड़ जाता है, फिर हम पार्टनर्स को बोलेंगे भई आप इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में घर से लेके आइए। तो आप पूछोगे मैम पार्टनर्स लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं, कैपिटल रेशियो में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? ऑब्वियसली अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तो सारे लॉसेस वो लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करते हैं, और अगर अलग से कुछ रेशियो डिसाइडेड होगा, तो डिसाइडेड रेशियो में बेयर करेंगे, और अगर अलग से कुछ भी रेशियो डिसाइडेड नहीं होगा, तो सब कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होगा। समझ में आया? तो अगर कोई लॉस या डेफिशिएंसी होती है, तो उसको पहले हम पे करेंगे प्रॉफिट से, प्रॉफिट कम बढ़ जाता है तो कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल से, और अगर पार्टनर्स का कैपिटल भी कम बढ़ जाता है, तो वो पार्टनर्स से इंडिविजुअली उनके घर से पर्सनली मंगाएँगे, उनका पर्सनल पैसा मंगाएँगे। समझ में आया? तो ये तो थी लॉस की बात। अगर ये आपको समझ में आ गया है, तो दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि हम फर्म की असेट से पहले किसका पैसा देंगे? जैसे मान के चलो हमारे पास टोटल 5 लाख की असेट है। अब फर्म में क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल भी होता है, हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी देना होता है, हमें थर्ड पार्टी का लोन भी देना रहता है, सब कुछ देना रहता है। मान के चलो हमने बाहर से, बैंक से और थर्ड पार्टी से 2 लाख का लोन लेके रखा है, 2 लाख का लोन लेके रखा है, और मान के चलो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है 50,000, 50,000 और 50,000। ए, बी, सी 3 पार्टनर्स हैं। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ए, बी, सी 3 पार्टनर्स हैं। तीनों का कैपिटल है 50,000, 50,000, 50,000, और हमें तीनों को इंटरेस्ट भी देना है, सी को इंटरेस्ट देना है। हमें सी को इंटरेस्ट देना है 10,000 का। हमें लेट्स से हमें सी को इंटरेस्ट देना है 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है ना हम कैपिटल में इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को, 11th-12th में अकाउंट्स में पढ़े होंगे। तो अब आपको मैं बता रही हूँ हमें क्या-क्या देना है। हमारे पास असेट है टोटल 5 लाख की, और 2 लाख का लोन है। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है 50,000, 50,000, 50,000, और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000। तो हम इस 5 लाख से पहले किसको पेमेंट करेंगे? तो हम इस 5 लाख से सबसे पहले पेमेंट करेंगे बाहर वालों की उधारी, आउटसाइड लायबिलिटी, डेट्स टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। मतलब हम इस 5 लाख में से सबसे पहले पे करेंगे 2 लाख का लोन। अब जो बच गया उसमें से हम पे करेंगे जो भी पार्टनर्स को ड्यू है फ्रॉम कैपिटल, और उसके बाद लिखा है जो भी पार्टनर्स को ड्यू है ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। इसका क्या मतलब है? ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल का पैसा, फ्रॉम कैपिटल मतलब कैपिटल के रिस्पेक्ट में हमें जो भी उनको देना रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या एनी अदर अमाउंट,
तो वो हम पहले सॉरी हाँ, यहाँ पर ड्यू फ्रॉम कैपिटल मतलब अ, हो गया ड्यू फ्रॉम कैपिटल मतलब कैपिटल की बात कर रहे हैं, रियली सॉरी। ड्यू फ्रॉम कैपिटल मतलब उनको कैपिटल का कितना पैसा देना है? सर हमें उनको कैपिटल का देना है 50,000, 50,000, 50,000 यानी 1.5 लाख। तो उसके बाद हम उनको कैपिटल का 1.5 लाख का पेमेंट करेंगे। अब हमारे पास कितना पैसा बच गया? अब हमारे पास बच गया 1.5 लाख। अब इसमें से हम क्या करेंगे? उनको पे करेंगे एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल की वजह से अगर कोई पैसा ड्यू हुआ है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है? 10,000। तो 10,000 पे कर दिया तो अभी भी कितना बच गया? 1,40,000 बच गया। अब ये जो पैसा बच गया 1,40,000 इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। तो आपको समझ में आया कि हम असेट्स को बेच के पैसा आता है तो उस पैसे को किस सीक्वेंस में पे ऑफ करते हैं, पहले किसको पे ऑफ करेंगे? तो यहाँ पर वो सीक्वेंस दिया हुआ है कि पहले आप बाहर वालों का डेट पे करोगे, फिर आप पार्टनर्स का कैपिटल पे करोगे, फिर आप पार्टनर्स के कैपिटल में अगर कुछ और पैसा देना है एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो पे करोगे और लास्ट में आप जो बच गया वो सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनरशिप में क्या होता है जो प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स का, जो लॉस है वो भी पार्टनर्स का। तो अगर लॉस सारे पार्टनर्स पर्सनली बियर कर रहे हैं तो अगर सब कुछ उधार-उधार चुकाने के बाद प्रॉफिट बच रहा है तो वो प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स ही खाएँगे ना अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको बोला है कि जब आप वाइंडिंग अप करते हो तो सेटलमेंट कैसे करते हो? हम फर्म की असेट्स को पहले किस में लगाएँगे? तो फर्म की जितनी भी असेट्स हैं, उसको बेचा हमने। 5 लाख की असेट है तो उसको बेच के 5 लाख पैसा आ गया। अब उस 5 लाख में से हम पहले किसका पेमेंट करेंगे? पहले हम पे करेंगे थर्ड पार्टी का डेट। उसके बाद हम पे करेंगे पार्टनर्स को जो कैपिटल देना है। उसके बाद हम पे करेंगे पार्टनर्स को जो कैपिटल के रिस्पेक्ट में और कोई अमाउंट देना है। और लास्ट में उसके बाद भी कुछ रेसिड्यू बच जाता है, तो हम उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो लास्ट में कुछ नहीं बचता है, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, रिस्क भी तो उनका है ना। एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 लाख की एसेट है और हमारा लोन भी 5 लाख का है। तो सबसे पहले आप क्या पे करोगे? लोन पे करोगे आउटसाइड जो थर्ड पार्टी का डेट है, तो अपन ने लोन पे कर दिया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो अब पार्टनर्स को ना कैपिटल वापस मिलेगा, ना प्रॉफिट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, समझा? तो इसीलिए ये सीक्वेंस बता रहा है कि किस सीक्वेंस में पे करेंगे। पहले थर्ड पार्टी का डेट पे करेंगे, फिर पार्टनर्स का कैपिटल, फिर अगर कैपिटल के रिस्पेक्ट में और कोई अमाउंट दिया है तो वो, लास्ट में कुछ बच गया तो उसको इक्वली शेयर कर लेंगे। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 48। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं। एक्स का कैपिटल कितना था? 6,60,000। वाई का कैपिटल कितना था? 40,000। 40,000 को हम ऐसे लिख देते हैं 0.4 लैक्स, 0.4 लैक्स। दोनों ने इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। अब फर्म की ना असेट ये क्या है? ये इतना दोनों का कैपिटल है। इसके बाद आपको बोल रहा है कि फर्म की असेट है टोटल 2 लाख रुपए की। अब आप इस 2 लाख रुपए को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? देखो, सबसे पहले तो अपन आउटसाइड लोन देते हैं, लेकिन यहाँ आउटसाइड लोन की कोई बात नहीं किया हुआ है। तो कायदे से इस 2 लाख को हम लोग एक्स और वाई को देंगे, उनके कैपिटल वापस करेंगे। लेकिन आप बोलोगे मैम एक्स और वाई का कैपिटल कितना है? इसका है 6,60,000, इसका है 40,000, टोटल कितना हुआ? टोटल दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों का कैपिटल हो जाएगा 7 लैक्स का। 6.6 लाख, 0.4 लाख, टोटल 7 लैक्स। 7 लैक्स दोनों का कैपिटल हो गया। बट क्या हमारे पास उतनी असेट है वापस करने के लिए? उतनी असेट तो नहीं है। हमारे पास असेट तो सिर्फ 2 लाख है। तो हम क्या करें? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? डेफिशिएंसी कितने की हो रही है? देना है 7 लाख। देना कितना है? आउटसाइड लायबिलिटी कुछ है नहीं। देखो, हमें देना है कैपिटल। कैपिटल देना है, जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो उनको वापस करना पड़ेगा ना, तो हमें 7 लाख उनको वापस करना है। लेकिन हमारे पास असेट है सिर्फ 2 लाख की, तो डेफिशिएंसी कितने का आ रहा है? डेफिशिएंसी आ रहा है 5 लाख का। 5 लाख कम पड़ रहे हैं, 5 लाख का नुकसान हो रहा है, तो ये लॉस कौन बियर करेगा? ये 5 लाख का लॉस बियर करेंगे एक्स और वाई उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस वाले एग्जाम्पल में अज्यूम किया है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली है, तो इस 5 लाख को वो लोग 1:1 के रेशियो में इक्वली बियर करेंगे, यानी 2.5 लाख का लॉस एक्स बियर करेगा और 2.5 लाख का लॉस वाई बियर करेगा। मतलब एक्स को कितना मिलेगा? 6.6 लाख में 2.5 लाख का लॉस बियर करेगा, तो एक्स को कितना मिलेगा? 4.1 लैक्स। और वाई जो है उसको 40,000 मिलना था, लेकिन 2,50,000 का लॉस बियर करेगा। मतलब अब उल्टा उसको फर्म को लाके देना पड़ेगा, उल्टा लॉस हो जाएगा उसका।
2.5 लाख का लॉस बियर कर रहा है और मिल रहा है सिर्फ 40,000, तो अल्टीमेटली उसको 2.1 लाख का लॉस बियर करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से बता रही हूँ। देखो हुआ क्या, एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर दिया हुआ है, दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई। एक्स ने 6,60,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, वाई ने 40,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का इक्वल है। भले कैपिटल दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 1:1। ठीक है। अब हमारे पास हम फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व होती है तो हम बाहर वालों की लायबिलिटी वापस करते हैं, फिर पार्टनर्स का कैपिटल वापस करते हैं, पार्टनर्स को कुछ देना रहता है तो वो वापस करते हैं और लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर लास्ट में प्रॉफिट क्या बचेगा, कैपिटल देने के लिए पैसा कम पड़ रहा है तो डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब लॉस हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें कैपिटल वापस करना है कितना, 6,60,000 40,000, यानी टोटल 7 लाख का कैपिटल हमें वापस करना है। लेकिन हमारे पास असेट तो सिर्फ 2 लाख है, मतलब 5 लाख का नुकसान हो रहा है, मतलब 5 लाख कम पड़ रहे हैं ना, 5 लाख की डेफिशिएंसी हो रही है। इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? देखो, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि लॉसेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हुआ ना, तो यहाँ पर हम सेक्शन 48 लगा देंगे और सेक्शन 48 ये बोलता है कि अगर लॉस होता है या डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है, हमारे केस में डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो रहा है, तो उसको हम कहाँ से पे करेंगे, प्रॉफिट से। प्रॉफिट भी नहीं है तो कैपिटल से, और अगर कैपिटल भी नहीं है तो पार्टनर्स इंडिविजुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर के आएंगे। तो यहाँ और किस रेशियो में शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी इन कैपिटल हो रहा है, क्योंकि हमको कैपिटल देना है 7 लाख, बट हमारे पास असेट है सिर्फ 2 लाख की देने के लिए, तो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना हो रहा है, 5 लाख। इसको किससे देंगे, पहले प्रॉफिट से, प्रॉफिट तो है नहीं। दूसरा पार्टनर्स के कैपिटल से देंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल से तो दे रहे हैं, लेकिन कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का इक्वली है, 1:1, तो ये दोनों 2.5 लाख का नुकसान बेयर करेंगे। तो इसको 6,60,000 मिलने थे, लेकिन 2.5 लाख का नुकसान बेयर करेगा, तो 6,60,000 माइनस 2.5 लाख, इसको मिलेगा 4.1 लाख। और जो दूसरा वाला बंदा है उसको 40,000 मिलने का था, लेकिन वो 2.5 लाख का लॉस बेयर करेगा, तो उसमें ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली उसको 2.1 लाख का लॉस बेयर करना पड़ेगा। ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। समझ में आया? हाँ मैडम, समझ में आ गया। ऑन दी अदर हैंड, अगर इस लॉस को कैसे बियर करना है, इस डेफिशिएंसी को कैसे बियर करना है, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कोई दूसरा रेशियो लिखा होता या कुछ और वो लोग डिसाइड किए होते तो हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो ही हम इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे। मान के चलो अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा होता कि इस डेफिशिएंसी को ये लोग अपने कैपिटल के रेशियो में शेयर करेंगे, तो उस केस में ये लोग इस 5 लाख को इक्वली शेयर नहीं करते, बल्कि अपने कैपिटल के रेशियो में शेयर करते हैं। तो आप इसका 6.6 और 0.4 का रेशियो निकालते हैं और फिर उसी रेशियो में ये लोग इस 5 लाख के लॉस को शेयर करते हैं। समझ में आया? ये वाली बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 48 में। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं श्योरली आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो इसी के साथ हमारे 5 सेक्शन कंप्लीट होते हैं। सेक्शन 48 में क्विकली आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पहला पॉइंट, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट होगा तो वैसे सेटलमेंट होगा, बट अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो लॉस या डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का पैसा कहां से लाएंगे, पहला प्रॉफिट से, प्रॉफिट भी नहीं है तो कैपिटल से, कैपिटल भी नहीं है तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इंडिविजुअली लेकर के आएंगे। दूसरा पॉइंट, असेट की बात कर रहे हैं कि असेट से पहले क्या चुकाएंगे, हमारे असेट्स बेच के जो पैसा आएगा डिसोल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले उससे आउटसाइड लायबिलिटी देंगे, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल देंगे, उसके बाद कुछ बच जाता है तो कैपिटल के रिस्पेक्ट में और कोई पैसा देना है तो वो देंगे, एग्जाम्पल इंटरेस्ट एंड कैपिटल, उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो हम वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। इससे कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन 48। ये एनालिसिस में जो मैंने समझाया वही दिया हुआ है, और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। लास्ट सेक्शन है हमारा, उसके बाद हमारा पूरा इंडियन पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 49, जो बात करता है कि अगर फर्म का भी कोई लोन है और पार्टनर का पर्सनल भी कोई लोन है तो किससे हम क्या चुकाएंगे उसकी बात कर रहा है। मान के चलो एक फर्म है एबीसी, उसने एसबीआई से 5 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है, और अम, और पार्टनर मिस्टर बी ने भी क्या किया है, 1 करोड़ का लोन लिया है, 1 करोड़ का लोन लिया है। अब मान के चलो एबीसी की जो असेट्स हैं उसके पास है, मान के चलो 5.5 करोड़ की असेट्स हैं एबीसी के पास। तो अगर पार्टनरशिप फर्म ने भी कोई लोन लिया है और इंडिविजुअल पार्टनर ने भी कोई लोन लिया है, तो
फर्म की जो असेट्स हैं उससे हम पहले फर्म का लोन चुकाएंगे कि पार्टनर का लोन चुकाएंगे? तो आंसर ये है कि फर्म की जो असेट्स हैं उसको हम पहले यूटिलाइज करेंगे फर्म का लोन चुकाने के लिए। मतलब ये जो 5.5 करोड़ असेट्स हैं फर्म की, इससे पहले हम फर्म का 5 करोड़ का लोन चुकाएंगे। उसके बाद जो पैसा बच जाता है, पहले हम पार्टनर्स का कैपिटल वैपिटल नक्की करेंगे। उसके बाद लास्ट में अगर कुछ पैसा बच जाता है और उसमें बी का भी कोई शेयर बचता है, तो उसको हम ए, बी और सी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद करो सेक्शन 48 में अपन पढ़े थे कि अपन ने फर्म की लायबिलिटी चुका दी, उसके बाद कैपिटल वैपिटल दे देंगे, फिर अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो हम वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देते हैं। तो मान के चलो कि आउटसाइड लायबिलिटी हमने चुका दी, कैपिटल वैपिटल सब दे दी, उसके बाद भी मान के चलो 1 लाख रुपए बच गया और 90,000 रुपीज बच गया और तीनों को अपन ने बांट दिया। कितना कितना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान के चलो इक्वली है, तो 30,000 और 30,000 ए बी सी तीनों को मिल गया। तो अब ये जो बी का शेयर है ना, कितना? 30,000, इससे ही ये लोग बी का पर्सनल लोन चुका सकते हैं। अदरवाइज फर्म की असेट लायबल नहीं होती है पार्टनर्स का पर्सनल लोन चुकाने के लिए। बट हाँ, फर्म की जो असेट्स है उससे पहले हम लोग फर्म का लोन चुका देंगे और फिर जो देना नेना है सब कर देंगे। उसके बाद जो पार्टनर का शेयर बचता है ना, जैसे बी का जो शेयर होगा, वो शेयर या तो हम उसको कैश दे देंगे या तो उससे डायरेक्टली बी का लोन भी चुकाया जा सकता है। तो बात समझ में आई कि अगर फर्म ने कोई लोन लिया है और पार्टनर ने भी कोई लोन लिया है, मतलब एक तो फर्म का लोन है और एक पार्टनर का पर्सनल लोन है, तो क्या हम फर्म की असेट को पार्टनर का पर्सनल लोन चुकाने के लिए यूज कर सकते हैं? द आंसर इज पहले फर्म की असेट से सबसे पहले फर्म का लोन चुकाया जाएगा। मतलब सबसे पहले फर्म की असेट फर्म का लोन चुकाने के लिए यूज होगी। उसके बाद कुछ बच जाता है तो उसमें जो भी बी का शेयर रहेगा, ए और सी का शेयर तो उनको दे देंगे। अब जैसे उसमें जो बी का शेयर रहेगा सिर्फ वही हम यूज कर सकते हैं बी का लोन चुकाने के लिए, बी का पर्सनल लोन चुकाने के लिए। समझ में आया? ठीक है मैडम, इतना तो समझ में आ गया। दूसरा सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। मान के चलो कि ए बी सी ने भी 5 करोड़ का लोन लिया है और बी ने पर्सनल भी 1 करोड़ का लोन लिया है। अब मान के चलो बी के पास टोटल असेट्स हैं 2 करोड़ की। बी के पास उसकी पर्सनल असेट, उसका घर बार गाड़ी घोड़ा जायदाद सब मिला के उसके पास 2 करोड़ की असेट है। मैं फर्म की असेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बी के पर्सनल असेट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, क्या बी फर्म के लोन के लिए पर्सनली लायबल होता है? द आंसर इज यस। पार्टनर तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये जो बी है, क्या ये पर्सनली अपना लोन चुकाने के लिए भी लायबल है? हाँ। और फर्म का लोन चुकाने के लिए भी लायबल है? हाँ। अगर फर्म की असेट इनसफिशिएंट हो जाती है उस केस में, तो अब सवाल ये उठता है कि बी की जो असेट है 2 करोड़ की, उसको पहले कौन सा लोन चुकाने के लिए यूज किया जाएगा? उसका पर्सनल वाला कि फर्म का? तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है सेक्शन 49 में, जो ये बोलता है कि बी की जो पर्सनल एसेट है उसको सबसे पहले उसका पर्सनल लोन चुकाने के लिए यूज किया जाएगा। मतलब उसके पास 2 करोड़ की एसेट है तो उससे पहले हम उसका पर्सनल लोन चुकाएंगे 1 करोड़ वाला। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है उस एसेट से वो फर्म के लोन के लिए पर्सनली लायबल होगा। मतलब अब उसके बाद एक 2 करोड़ की एसेट में से 1 करोड़ का उसने अपना पर्सनल लोन चुका दिया, अब उसका 1 करोड़ की एसेट बची। अब वो उस 1 करोड़ फर्म के लोन को रीपे करने के लिए यूज कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्म की असेट्स पहले फर्म का लोन चुकाने के लिए यूज होगी, उसके बाद पार्टनर्स का पर्सनल लोन। ऑन द अदर हैंड पार्टनर्स की पर्सनल एसेट पहले पार्टनर्स का पर्सनल लोन चुकाने के लिए लायबल होगी, उसके बाद फर्म का लोन। समझ में आया? मतलब जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं। मतलब अगर फर्म की एसेट है तो उससे पहले फर्म का लोन चुकाया जाएगा, और अगर पार्टनर्स की पर्सनल एसेट है तो उससे पहले पार्टनर्स का पर्सनल लोन चुकाया जाएगा। फिर कुछ बच जाता है तो उसी से वो फर्म का लोन चुकाने के लिए लायबल होंगे। यही वाली बात लिखी हुई है सेक्शन 49 में। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर बोला गया पहले फर्म की प्रॉपर्टी की बात करें, तो फर्म की प्रॉपर्टी पहले अप्लाई होगी फर्म के डेट्स के लिए, यानी फर्म के लोन के लिए। उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो उसमें जो उस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर है वो ही हम उसके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम उसको कैश दे सकते हैं तो खुद चुका ले। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर है, सेपरेट प्रॉपर्टी यानी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे ये माइक मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरा फोन मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ी, उसका घोड़ा, तो जो सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर है shall be applied first in the payment of separate debt and surplus if any in the payment of debts of the firm। यानी जो
पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको पहले अप्लाई किया जाएगा पार्टनर्स की पर्सनल लोन देने के लिए, और उसके बाद अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो उसको यूज़ किया जाएगा फर्म की लोन देने के लिए। आई होप आपको सेक्शन नंबर 49 अच्छे से समझ में आ गया है, और इसी के साथ अपना पूरा का पूरा इंडियन पार्टनरशिप होता है कंप्लीट। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन का, जो हमने कर लिया। आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गई, अच्छे से पढ़िए। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ। आई होप आप सभी फ्लाइंग कलर से पास हो। अगर किसी भी तरह की गाइडेंस या हेल्प या कोई डाउट हो लॉ और बीसीआर को लेकर के, तो आप कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। ठीक है? आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज़ द मोर यू लर्न, द मोर यू ग्रो, एंड द मोर यू ग्रो, द मोर यू अचीव। टेक केयर। बाय बाय।